They whiled away the whole day playing games. Welcome. कॉमन एरर के इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रीडम फाइटर्स लेवर्ड टू द गुड ऑफ द पुअर इंस्लेव्ड मासेज। इस सेंटेंस का अर्थ है कि फ्रीडम फाइटर्स ने गरीब पुअर इंस्लेव्ड मासेज, गरीब गुलाम लोगों की मदद करने के लिए लेवर्ड, बहुत ही परिश्रम किया। लेबर का अर्थ होता है टू डू समथिंग विथ डिफिकल्टी एंड एफर्ट, तो किसी काम को कठिनाई से और प्रयत्न पूर्वक करना, मेहनत करके करना। इसका अर्थ वही है, फ्रीडम फाइटर्स ने पुअर इंस्लेव्ड मासेज के लिए, गरीब गुलाम लोगों की भलाई के लिए, की मदद करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए प्रयत्न पूर्वक, कठिनाई पूर्वक काम किया, यह अर्थ होता है। लेकिन यहां पर दिया है टू द गुड ऑफ, टू द गुड ऑफ, मदद करने के लिए या भलाई के लिए। इसके लिए जो एक्सप्रेशन है, जो फ्रेज है, वह होता है फॉर द गुड ऑफ, फॉर द गुड ऑफ होता है, टू द गुड ऑफ नहीं होता है। इसलिए इसमें एरर है बी में। ऐसा नहीं है कि टू द गुड नहीं होता है, टू द गुड भी एक एक्सप्रेशन है, एक फ्रेज है और इसका प्रयोग होता है, लेकिन दूसरे अर्थों में होता है। टू द गुड का अर्थ होता है खासकर टू एन एडवांटेजस एंड प्रॉफिटेबल पोजीशन को शो करने के लिए टू द गुड का प्रयोग होता है। जैसे आई हैड नो मनी टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सडनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम एंड गेव मी 1000 रुपीज टू द गुड। दूसरे अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आई बॉट अ कार फॉर 2 लाख रुपीज एंड आफ्टर 1 ईयर आई सोल्ड इट फॉर 2,50,000 रुपीज टू द गुड। अच्छे के लिए के अर्थ में या फायदे में के अर्थ में टू द गुड का प्रयोग होता है। एक इसमें इडियम भी है, वो होता है ऑल टू द गुड, ऑल टू द गुड। और खासकर इसका जो प्रयोग होता है वो वर्ब टू बी के साथ होता है। टू बी, टू बी का अर्थ तो आप जानते हैं, टू बी मीन्स क्या होता है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, इसके साथ ऑल टू द गुड का प्रयोग होता है। जैसे द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीओपन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इट इज ऑल टू द गुड, इट इज ऑल टू द गुड। मतलब यह जो हुआ, डिसीजन जो लिया गया, यह अच्छे के लिए लिया गया, या यूं कहे कि यह जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। इस अर्थ में ऑल टू द गुड का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे गुड से बनने वाले और भी कुछ फ्रेजेज हैं। जैसे फॉर गुड, फॉर गुड का क्या अर्थ होता है? फॉर गुड का अर्थ होता है हमेशा के लिए, परमानेंटली। जैसे ही लेफ्ट हिज होम फॉर गुड, वह उसने अपना घर सदा के लिए छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज फैमिली फॉर गुड, उसने अपना परिवार सदा के लिए छोड़ दिया। जैसे ही लेफ्ट ईटिंग मीट फॉर गुड, उसने मीट खाना सदा के लिए छोड़ दिया। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। लेबर, लेबर का क्या अर्थ? लेबर का अर्थ होता है टू डू समथिंग विथ डिफिकल्टी एंड एफर्ट। इसका अर्थ होता है टू डू समथिंग विथ डिफिकल्टी एंड एफर्ट, ये इसका अर्थ। कोई काम को कठिनाई और प्रयत्न पूर्वक करना, ये इसका अर्थ होता है। ऐसे लेबर से कुछ फ्रेजेज भी बनते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस फ्रेज है, उसको बोलते हैं लेबर अंडर। जब किसी व्यक्ति को आप ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं जैसा वो है नहीं, आप भ्रम में, किसी डिल्यूजन में विश्वास करते हैं ऐसा, तो उस अर्थ में लेबर अंडर का प्रयोग होता है। जैसे वी आर लेबरिंग अंडर द डिल्यूजन दैट दे आर गुड स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग यह मान रहे हैं भ्रम में, इन एप्रीहेंशन मतलब गलतफहमी, गलतफहमी या डिल्यूजन मतलब भ्रम, भ्रम में किसी को ऐसा मानना जो वह रियली है नहीं। तो लेबर अंडर का उस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, लेबर अंडर। ठीक है, लेबर अंडर समबडी और समथिंग, इसका प्रयोग करते हैं लेबर अंडर। जैसे एक इडियम होता है लेबर द पॉइंट। लेबर द पॉइंट का अर्थ होता है जो किसी कार्य को, किसी बात को इतना रिपीट करना, कोई वह बात जो ऑलरेडी कहा जा चुका है, एक्सप्लेन किया जा चुका है, लोग समझ भी चुके हैं और उसको बार बार
एक्सप्लेन करते रहना, रिपीट करते रहना, तो उसके लिए इडियम का प्रयोग होता है। वाई आर यू लेबरिंग द पॉइंट, ऑल द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। इस प्रकार से लेबर द पॉइंट का प्रयोग करते हैं। लेबर द पॉइंट। इसके बाद एक और इडियम है, उसको बोलते हैं अ लेबर ऑफ लव। अ लेबर ऑफ लव, इस तरह से अ लेबर ऑफ लव का भी प्रयोग करते हैं। मतलब उस कार्य के लिए जो आप करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उसकी आवश्यकता है, आप पसंद करते हैं इसलिए करते हैं। जैसे शी डांसेज एंड इट इज अ लेबर ऑफ हर लव। या जो डांसिंग का जो कार्य है, इट इज अ लेबर ऑफ हर लव। इस प्रकार से लेबर ऑफ लव का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखोगे तो मासेज का प्रयोग किया गया। तो मासेज जो है, मास, इसका 3 अर्थों में मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे अ मास ऑफ स्नो, ये लिखते हैं। जैसे लिखते हैं मासेज ऑफ क्लाउड्स, ठीक ना। और जनरल ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी मासेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग कैसे होता है? उसमें होता है द मासेज ऑफ पीपल, द मासेज ऑफ, उसका प्रयोग होता है द मासेज, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मासेज ऑफ पीपल, ठीक ना। इस अर्थों में द मासेज का अर्थ होता है, द मासेज का अर्थ ही होता है ऑर्डिनरी पीपल। मासेज ऑफ पीपल हम लिख सकते हैं, देयर वेयर मासेज ऑफ पीपल इन द फील्ड में बहुत सारे लोग जमा थे। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं मासेज का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फादर वाज अपसेट व्हेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर। पिताजी अपसेट थे जब उन्होंने यह पाया कि तुम वहां पर नहीं थे। जब यह पाया कि तुम वहां नहीं थे तो पिताजी बहुत अपसेट थे। तो अपसेट को क्या लिए, अपसेट का क्या अर्थ होता है? अपसेट मीन्स वरीड, है ना। अपसेट मीन्स वरीड एंड अनहैप्पी, ठीक है, ये अपसेट होता है। तो इसमें आप देखोगे क्या एरर है। फादर वाज अपसेट, फादर परेशान थे, चिंतित थे। व्हेन ही फाउंड, जब उन्होंने पाया दैट यू आर, यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यू वेयर नॉट देयर। तो यहाँ पर आर का प्रयोग ना करके वेयर का प्रयोग करें। तो इसमें एरर कौन सा हो गया? तो सी में एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। व्हाइल ही वेंट बिसाइड विद आवर डिसीजंस वी वर नेवर श्योर ही टोटली एग्रीड। व्हाइल ही वेंट बिसाइड विद आवर डिसीजन, अर्थ इसका है कि जबकि वह हमारे डिसीजंस के साथ गया, मतलब सपोर्ट किया, ठीक ना। इंक्लूडेड था, वह भी इंक्लूडेड था डिसीजन में, है ना। इन मेकिंग डिसीजंस वह भी था। तो ही वेंट विथ आवर डिसीजंस, व्हाइल, जबकि वह हमारे डिसीजंस के साथ था। वी वेयर नेवर श्योर ही टोटली एग्रीड, लेकिन हम ये सुनिश्चित नहीं थे कि वह पूर्ण रूप से एग्रीड था, सहमत था, उसने एक्सेप्ट किया। ये इसका अर्थ होता है। तो अब इसमें देखोगे व्हेन, व्हाइल ही वेंट बिसाइड का यहाँ पर जो अर्थ है, बिसाइड का यहाँ पर प्रयोग ही गलत है। बिसाइड का यह यूज नहीं होगा। व्हाइल ही वेंट विथ आवर डिसीजंस, ये होना चाहिए वी वेयर नेवर श्योर ही टोटली एग्रीड। यहाँ पर ये बिसाइड का प्रयोग गलत है, इसलिए इसमें एरर है। देखो व्हाइल है, व्हाइल का 2 अर्थ होता है ना, एक होता है जबकि के अर्थ में, और एक जिस समय के अर्थ में होता है। उस समय जब इसके अर्थ में होता है, और व्हाइल जबकि के अर्थ में भी प्रयोग होता है। व्हाइल का जब जबकि के अर्थ में प्रयोग होता है तो इस व्हाइल्स्ट भी लिखते हैं, व्हाइल्स्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं जबकि के अर्थ में। और व्हाइल नाउन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। व्हाइल से कई सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखते हैं फॉर ए व्हाइल लिखते हैं। फॉर ए व्हाइल मतलब क्या? कुछ देर के लिए। जैसे माई फ्रेंड केम टू माई हाउस एंड स्टेड फॉर ए व्हाइल, मेरा दोस्त मेरे घर पर आया और कुछ देर के लिए रुका। तो फॉर ए व्हाइल का प्रयोग, इसमें व्हाइल क्या है? इसमें व्हाइल नाउन है, ठीक है। अब जैसे ये भी लिखते हैं अ लिटिल व्हाइल। अ लिटिल व्हाइल का क्या अर्थ होता है? अ शॉर्ट टाइम। ये इस अर्थ में अ लिटिल व्हाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल कम बैक इन अ लिटिल व्हाइल, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। इस अर्थ में अ लिटिल व्हाइल का प्रयोग करते हैं। लेकिन
एक थोड़ा इससे कंट्रेरी, इसका जो मीनिंग है उससे थोड़ा विपरीत एक मीनिंग वाइल से भी यूज करते हैं। कब? जैसे वाइल का प्रयोग अगर करें, क्वाइट ए वाइल, क्वाइट ए वाइल, क्वाइट ए वाइल अगर लिखोगे तो इसका अर्थ होता है फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम, अच्छे समय, लंबे समय। जैसे माई कजिन स्टेड विथ मी फॉर क्वाइट ए वाइल, मेरा जो कजिन चचेरा भाई था वह मेरे साथ लंबे समय तक के लिए रहा। तो इस अर्थ में आप क्वाइट ए वाइल का प्रयोग करते हैं। वाइल से एक फ्रेजल वर्ब भी बनता है, तो जो आप याद रखना, सेंटेंस ये जितने बता रहा हूं ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सब में इसका प्रयोग होता है। जैसे वाइल समथिंग अवे, एक फ्रेज होता है वाइल समथिंग अवे, इसका अर्थ होता है जो समय को नष्ट करना, बेकार में बिताना, मटर गश्ती करना, इस अर्थ में वाइल समथिंग अवे का प्रयोग होता है। जैसे ही वाइल्ड अवे द होल डे वॉचिंग टेलीविजन, जैसे दे वाइल्ड अवे द होल डे प्लेइंग गेम्स, मतलब सारा दिन वह गेम खेलते हुए बिता दिया, समय का महत्व नहीं दिया। इस प्रकार से वाइल्ड समथिंग अवे का भी प्रयोग होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको दे सकता है, वाइल कुछ सेंटेंस दे देगा, अवे की जगह ब्लैंक देकर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें किस में एरर हुआ? इसमें एरर है ए में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द आफ्टर मॉर्निंग शी वोक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो, कहता द आफ्टर मॉर्निंग शी वोक टू द, मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ जो आफ्टर मॉर्निंग है, अर्थात इसका अर्थ क्या हो रहा है? आफ्टर मॉर्निंग कोई मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है। द अर्ली मॉर्निंग शी वोक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो, या द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह वह जो पहली किरण के साथ, विंडो से जो पहली किरण आई उसके साथ ही वह जगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ज्यादा सूट करता है, यहाँ पर आफ्टर मॉर्निंग तो होगा नहीं, इसके जगह पर आप नेक्स्ट मॉर्निंग अगर लगा दें तो ठीक हो जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वोक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो, तो इसमें एरर क्या हो जाएगा? इसमें एरर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वाज बैक देयर, इसका अर्थ है कि ऐसा मालूम पड़ा, ऐसा लगा, मानो, एज इफ मीन्स, एज इफ का अर्थ होता है मानो, मानो मीन्स एज दो भी हम इसके जगह पर लिख सकते हैं। एज दो, मानो प्रत्येक व्यक्ति, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति उनका समर्थन कर रहे थे। वाज बैक देम अर्थ बता रहा है कि एवरी मैन इन द कंट्री, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति उनका समर्थन कर रहे थे। अच्छा, ऐसा लग रहा अर्थ से। अब वाज बैक, अब मीनिंग भी अगर देखा जाए तो यहाँ दिया वाज बैक, तो वाज बैक का प्रयोग तो होगा नहीं, वाज के साथ तो बैकिंग का प्रयोग होना चाहिए। वाज बैकिंग, बैकिंग हम लिख सकते हैं, वाज बैकिंग, समर्थन कर रहे थे। लेकिन इसमें यहाँ पर एज इफ का प्रयोग किया गया है। एज इफ का जब प्रयोग किया जाता है तब यह एक इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है एवरी मैन, फिर भी यहाँ पर जो है वेयर का प्रयोग होगा। एज इफ या एज दो के बाद हमेशा वर्ब टू बी में वेयर का ही प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी है तो वेयर का ही प्रयोग करेंगे अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अनरियल कंडीशन को इफ के द्वारा भी शुरू कर सकते हैं। जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, आई के साथ तो यहाँ वाज का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह अनरियल कंडीशन को बतलाता है, जो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकता। इसको दिखाने के लिए यहाँ पर वर्ब टू बी में वेयर का प्रयोग होता है। अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में भी है, उस परिस्थिति में भी वेयर का प्रयोग होता है। जैसे ही बिहेव्स मी एज इफ ही वेयर माई बॉस, वह मेरा बॉस नहीं है, ठीक है, रियलिटी ये है, लेकिन वह मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है मानो वह मेरा बॉस हो। ही बिहेव्स मी एज इफ ही वेयर माई बॉस, तो ही बिहेव्स मी ये सिंपल प्रेजेंट में है, फिर भी यहाँ पर अगर वर्ब टू बी को आना है तो वेयर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर एज इफ या एज दो का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर एवरी के बाद यहाँ पर
मेन का प्रयोग प्लूरल में नहीं किया जा सकता। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर कहते हैं यदि इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग किया जाए। ठीक है, जैसे एवरी मैन, तो यह इसके बाद जब किसी नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कहेंगे, लेकिन नाउन भी जो आएगा वह सिंगुलर में आएगा हमेशा। ठीक, यह याद रखना जरूरी है। इसमें से एक जैसे ईच, आइदर, नाइदर, यह प्रोनाउन भी है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं यदि इसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाए या इसके बाद किसी वर्ब का प्रयोग किया जाए। तो आप डिटर्मिनर्स का जो मेरा वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाकर और ग्रामर में आप डिटर्मिनर्स में जाकर उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें एरर क्या हुआ? इसमें एरर है सी। ठीक, ऐसे अगर वर्ब टू बी का प्रयोग ना किया गया, किसी मेन वर्ब का प्रयोग किया गया, किसी एक्शन वर्ब का प्रयोग किया गया है, तब ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, सी टॉक्स टू मी वेरी पोलाइटली एज इफ शी हेल्प्स मी, एज इफ शी हेल्प्स मी, वह मुझसे इतना पोलाइटली बात करती है मानो वह मेरी मदद करती है। एज इफ शी हेल्प्स मी होगा यहाँ, ऐसा नहीं हो जाएगा कि एज इफ शी हेल्प मी होगा, V1 लगेगा प्लूरल वर्ब, ऐसा नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। इस सेंटेंस का अर्थ यह मालूम पड़ता है कि द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए स्पीडिंग कार, वह जो महिला थी, महिला किसी स्पीडिंग कार, जो कार तेज गति से जा रही थी, उसके द्वारा नॉक डाउन कर दिया गया, मतलब उन्हें गिरा दिया गया, हिट किया गया और वो गिर गई, उन्हें गिरा दिया गया। अपॉन क्रॉसिंग द रोड, मीनिंग ये बता रहा है कि व्हाइल शी वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वह क्रॉस कर रही थी, जब सड़क पार कर रही थी, उस समय किसी स्पीडिंग कार के द्वारा महिला को ठोकर मारकर गिरा दिया गया। नॉक डाउन का अर्थ ही होता है ठोकर मारकर गिरा देना, टू हिट समबॉडी टू मेक देम फॉल टू द ग्राउंड, मीनिंग है इसका। तो यहाँ पर इसमें जो है, इसमें दिया है यहाँ पर अपॉन का प्रयोग किया गया है। होना क्या चाहिए? द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए स्पीडिंग कार व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जिस समय वह रोड को क्रॉस कर रही थी, ठीक उसी समय स्पीडिंग कार के द्वारा शी वाज नॉक्ड डाउन, उन्हें ठोकर मारकर गिरा दिया गया। यहाँ पर क्या होगा? व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, व्हाइल का यहाँ पर प्रयोग, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। ये जो नॉक डाउन है, नॉक डाउन का जो एक अर्थ है किसी को ठोकर मारकर गिरा देना, ये नॉक डाउन होता है। नॉक समबडी डाउन, किसी को ठोकर मारकर गिरा देना। नॉक डाउन से कई फ्रेजेज बनते हैं, 4 प्रमुख फ्रेजेज है जो आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। जैसे नॉक डाउन में, नॉक समबडी डाउन फ्रॉम समथिंग टू समथिंग। अब लिख देता हूं, जैसे ऐसे लिखते हैं, नॉक समबडी डाउन फ्रॉम समथिंग टू समथिंग। इसका क्या, किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है? जैसे किसी को परसुएड करना, मनाना कि भाई इसका दाम थोड़ा कम कर दो, किसी को परसुएड करके किसी वस्तु का दाम कम कराना। जैसे आई नॉक्ड डाउन हिम टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ दिस वॉच फ्रॉम 400 रुपीज टू 300 रुपीज। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा कि मैंने उन्हें परसुएड किया, मनाया कि भाई इस वॉच का दाम 400 रुपीज से 300 रुपीज कर दो। अब नॉक समबडी डाउन का एक दूसरा अर्थ जो आपने अभी देखा, शी वाज नॉक्ड डाउन, इसको कैसे लिखते हैं? जैसे नॉक समबडी डाउन, ये लिखते हैं। जैसे जॉन सेना वाज नॉक्ड डाउन बाय ब्रॉक लेसनर, रेसलिंग में नॉक डाउन मतलब ठोकर मारकर उसको गिरा दिया। इस प्रकार से यह भी एग्जाम्पल है आपको। इसके बाद आता है, ये तो समबडी के, किसी को जब, किसी व्यक्ति को जब नॉक करके डाउन करते, नॉक डाउन करते हैं। अब किसी वस्तु के साथ कैसे होगा? जैसे अब एक इस अर्थ में भी नॉक डाउन का प्रयोग होता है। जैसे नॉक समथिंग डाउन। नॉक समथिंग डाउन का क्या अर्थ होता है? नॉक समथिंग डाउन का अर्थ होता है किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को गिरा देना, डेमोलिश कर देना। उसके लिए सिनोनिम डेमोलिश का भी प्रयोग करते हैं, डेमोलिश कर देना, गिरा देना। जैसे किसी बिल्डिंग के दीवार को तोड़कर और तब उस बिल्डिंग को गिरा देना, इसको नॉक डाउन भी कहते हैं। द ओल्ड हाउस वाज नॉक्ड डाउन, द ओल्ड हाउस वाज नॉक्ड डाउन, ये भी इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। ही नॉक्ड डाउन द ओल्ड बिल्डिंग,
ठीक इस तरह से नॉक डाउन का प्रयोग करते हैं। नॉक डाउन का एक और अर्थ होता है, वो क्या होता है, जैसे देखोगे नॉक समथिंग डाउन फ्रॉम समथिंग टू समथिंग। तो इसका क्या अर्थ होगा? अब जैसे आपने देखा कि नॉक somebody डाउन फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को परसुएट करके किसी वस्तु का प्राइस रिड्यूस कराना, घटाना, परसुएट करके। अब परसुएट करने वाली बात नहीं, जैसे नॉक समथिंग डाउन फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, जैसे ही नॉक्ड डाउन द प्राइस ऑफ लैपटॉप, ही नॉक्ड डाउन द प्राइस ऑफ लैपटॉप फ्रॉम 30,000 रुपीज टू 20,000 रुपीज। किसी व्यक्ति ने प्राइस, लैपटॉप के प्राइस को 30,000 रुपीज से कम करके 25,000 रुपीज कर दिया। तो इस अर्थ में भी नॉक समथिंग डाउन का प्रयोग होता है। तो आप जिस फ्रेजल वर्ब को आप पढ़ते हैं तो उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे फिर, क्योंकि अन्य अर्थों में भी उसका प्रयोग होगा। तो सो इसमें क्या आंसर होगा? राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रैंडफादर लेड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी। ग्रैंडफादर ने एक पीसफुल लाइफ को जिया आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी। आर्मी से जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद उन्होंने एक पीसफुल लाइफ को जिया। इसमें देखते हैं यह वर्ड लेड, लीड का पास्ट टेंस, लेड है। तो ये लीड जो हो, लीड के दो अर्थ होते हैं, दो अर्थों में लीड का प्रयोग होता है। एक जीवन बिताने के अर्थ में भी लीड का प्रयोग होता है, किसी का नेतृत्व करने के अर्थ में भी लीड का प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी आप कर सकते हैं। तो दोनों अर्थों में लेड का प्रयोग होता है। ग्रैंडफादर लेड V2 में है अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज, ठीक है, ग्रैंडफादर के लिए हिज का प्रयोग किया गया, ठीक है। हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी, यहाँ पर आर्मी के पहले द का प्रयोग भी करेक्ट है। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। लीड एक एलिमेंट भी है, प्लम्बम जिसको बोलते हैं, शीशा जिसको बोलते हैं, लीड जिसका कॉमन नाम है। इस प्रकार से लीड का एक दूसरा अर्थ शीशा भी है। ये नाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द टू मेन वेयर क्वाडलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। दो व्यक्ति, टू मेन, MEN, ठीक दिया, टू मेन वेयर प्लूरल कर दिया वर्ब, ठीक है। टू मेन वेयर क्वाडलिंग, झगड़ रहे थे, विथ वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ रहे थे, क्लेमिंग या दावा करते हुए, द सेम वॉच, एक वॉच था, उसी वॉच पर दावा करते हुए कि यह वॉच उनका है। एक व्यक्ति कहते कि यह वॉच मेरा है, दूसरा क्लेम करते कि यह वॉच मेरा है। तो ये इसका अर्थ है, यह अर्थ है इसका। तो द टू मेन वेयर क्वाडलिंग, अब यहां से देखते हैं कि एरर का, द टू मेन वेयर क्वाडलिंग विथ वन अनदर का प्रयोग किया गया है। वन अनदर क्या है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। देखोगे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनदर और ईच अदर होता है। तो दो व्यक्ति या दो कोई ग्रुप्स, इसके लिए जब प्रयोग होता है दो के लिए, एक दूसरे के अर्थ में, तब ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक अगर है, चार है, उससे भी अधिक है, तब उसके लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स वेयर हेल्पिंग वन अनदर। तो इस तरह से वन अनदर का प्रयोग करेंगे जब दो से अधिक में परस्पर आपस में एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो। लेकिन दो ग्रुप या दो व्यक्ति के लिए जब होता है, एक दूसरे के अर्थ में जब प्रयोग होता है, तो वहां पर ईच अदर का प्रयोग करते हैं। सो इसमें एरर है बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, एवरीबडी नोज, एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल सही है। आपको ये समझना, आप तो जानते हैं, आपको यह जानना भी चाहिए कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4, V5, इसमें V1 जो है इसको बोलते हैं वर्ब इन प्रेजेंट टेंस एंड प्लूरल नंबर। अब V5 को बोलते हैं वर्ब इन प्रेजेंट टेंस एंड इन सिंगुलर नंबर। मतलब V1 जो है वह रूट फॉर्म में वर्ब हमेशा प्लूरल में रहता है, उसमें जब S आप लगा दोगे तब वह सिंगुलर बन जाएगा। तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, ये सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहां पर जो दिया एवरीबडी नोज, ये करेक्ट है। अगर एवरीबडी नो दे दे तो ये गलत हो जाएगा। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री में है,
पीसफुल, पीसफुल तो आप समझ रहे हैं। एडजेक्टिव में आप जब जाओगे, थोड़ा सा मैं इस बीच में ही आपको बता दूं कि एडजेक्टिव में आप जब जाते हैं तो एडजेक्टिव में कई चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, फिर पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, फिर पढ़ते हैं यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स, फिर पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, फिर पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, तब जाकर आपका कंप्लीट होगा स्टडी। तो जैसे आप पढ़ेंगे डिग्रीज, तो डिग्रीज दो एडजेक्टिव्स के भी होते हैं और एडवर्ब के भी होते हैं। अब 3 डिग्रीज होते हैं, आप तो तैयारी करें, आपको मालूम ही होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सो यहाँ जो दिया है पीसफुल, मोस्ट पीसफुल, यह सुपरलेटिव डिग्री में है। द मोस्ट, भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर। अब यहाँ पर ऑल अदर का प्रयोग किया गया है, ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ऑल अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। ऑल अदर का प्रयोग कहाँ करें? कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया जो मोस्ट पीसफुल ऑफ, यहाँ पर अगर देता ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो ये करेक्ट हो जाए। एवरीबडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भूटान जो है वह मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के सभी देशों में वह सबसे अधिक पीसफुल है, यही इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पर ऑल अदर का प्रयोग, एनी अदर का प्रयोग जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। जैसे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब इसको कंपैरेटिव बनाओगे तो हो जाएगा ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर बॉयज। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, जरूरी है कि एनी अदर हो सकता है, एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाम का प्रयोग करें, एनी अदर बॉय, और ऑल अदर अगर है तो बॉयज का प्रयोग करते हैं, ऑल अदर बॉयज, एनी अदर बॉय, इस तरह से इसका। लेकिन इसका प्रयोग कब होगा? इसका प्रयोग होगा कंपैरेटिव डिग्री में। और यहाँ पर अगर अदर को हटा देते हैं तब यह सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कहीं एरर नहीं है, ये सही है। भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज अगर आ जाए तो सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एरर है सी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।